नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हम जो है हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि आपको कुल जो है हम यहाँ पर 30 जैक मॉडल टेस्ट सीरीज करवाएंगे, जहाँ से लगभग आपको 60% यहाँ से भी आप अगर जुड़ कर तैयारी करते हैं तो 60% जेटेट में लाने के लिए 1 से 5 में कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ भी 30 टेस्ट सीरीज को बना लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो आपका देखिए जो भी सिलेबस दिया गया है वो JCERT जैक के किताब का दिया गया है, तो उसका भी PDF हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है आपको जैक के किताब से, वो भी लेकर के पढ़ लीजिएगा। बहुत ही चीप रेट में देखिए आप लोगों को सारी चीज़ें हम सुविधा करा रहे हैं। आप सभी अवश्य जुड़ करके यहाँ से एग्ज़ाम में जाने से 2-4 दिन पहले तक भी ज़रूर यहाँ से जुड़ कर तैयारी कर लीजिएगा। PDF को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम प्रश्न है, लेकिन आपका जेन्युइन और इम्पोर्टेंट MBBI प्रश्न है, ठीक है। चलिए, भारत की किस नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये आपको EVS के अंतर्गत आ रहा है, और दूसरे भी में देखिए ज्योग्राफी में भी जाता है। तो भारत के किस नदी को अत्यधिक प्रदूषण कारण जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए झारखंड ही नहीं, अगर कहिएगा भारत की भी, तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी में इसी का नाम आ रहा है, दामोदर नदी। ऐसे हम लोग झारखंड का पढ़ रहे हैं, इसलिए झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी है, क्योंकि इसमें जो है आपके इंडस्ट्रियल डस्ट इतने ज़्यादा डाल दिए जा रहे हैं तो यह एक अब जैविक मरुस्थल के रूप में भी बन गया है, ठीक है। तो वो आंसर होगा दामोदर नदी होगा। जल प्रदूषण मापने के लिए जैविक ऑक्सीजन मांग परीक्षण का उपयोग किया जाता है, वो कौन है, ठीक है। देखिए यही प्रश्न पूछा गया था कि BOD का फुल फॉर्म क्या है, एक एग्जाम में हो सके कि आपको इसका फुल फॉर्म भी आ जाए ना। तो ये क्या होता है, BOD क्या होता है? तो BOD ये जल प्रदूषण मापने का एक ऑक्सीजन मांग परीक्षण है, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछ दिया कि जल प्रदूषण मापने के लिए किस जैविक ऑक्सीजन मांग का परीक्षण उपयोग किया जाता है, तो वही है BOD। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। B से बायोकेमिकल, O से ऑक्सीजन और D से डिमांड होता है, ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जैविक ऑक्सीजन मांग परीक्षण इसका नाम है ना। तो किसका होता है? B, यानी BOD का प्रयोग किया जाता है। CNG गैस का मुख्य घटक कौन सा है? जो CNG गैस चलाई गई है उसका मुख्य घटक कौन सा है? CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है। तो CNG गैस के लिए मुख्य घटक जो है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको CH4 लिखे, नहीं तो मीथेन लिख दे, इथेन लिख दे, ब्यूटेन लिख दे, प्रोपेन लिख दे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मीथेन है। CNG गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें किसका रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। WWF वैश्विक वन्य जीवों का, IUCN संकटग्रस्त जीव जंतुओं को, UNEN प्रदूषित नदियों को, यूनेस्को विश्व धरोहर को, किसको किया जाता है? देखिए रेड डाटा बुक भी आपको झारखंड में जो टेट हुआ है उसमें शामिल किया गया है।
तो रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो ये वन्य प्राणी या जीव जंतुओं जो यहाँ पर क्या है लुप्त के कगार पर है, यानी संकटग्रस्त जीव जंतुओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो किसको शामिल किया जाता है, क्लियर हुआ, तो संकटग्रस्त जीव जंतुओं को। तो राइट आंसर तो ये हो गया संकटग्रस्त। और किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पेयजल में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पेयजल जो हम लोग पीते हैं उसमें किस तत्व की अधिकता हो जाएगी तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या कैल्शियम, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होगा। किस प्रदूषण के कारण इंसानों में इताई नामक रोग होता है। पारा, कैडमियम, सीसा या आर्सेनिक, किसके कारण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इताई नामक जो रोग होता है वो आपका यहाँ पर हो जाता है आपका कैडमियम, ठीक है। किसके कारण होता है, तो आपको मुख्य रूप से चलेगा इसमें, मुख्य रूप से इसमें आपका जो हो जाएगा कैडमियम होता है, ठीक है। क्या होता है, कैडमियम नामक रोग होता है। तो कैडमियम के कारण जो होता है इंसानों में इताई नामक रोग होता है। रचनात्मक आकलन FA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो अभी टीचिंग चल रहा है उसमें FA का कार्यक्रम होता है और SA का कार्यक्रम होता है, ठीक है। FA को 4 पार्ट में बांट देते हैं और SA को हम लोग 2 पार्ट करते हैं। तो FA जो होता है एक नियमित समय अंतराल के दौरान छात्रों की प्रगति का हम लोग मूल्यांकन करते हैं और उसका सुधार करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए FA लिया जाता है। तो FA क्या है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की समझ का आकलन और सुधार करना और एक नियमित अंतराल के अंदर करना, ठीक है, ये है। दूसरा है छात्रों को अंक या ग्रेड देना ताकि उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सके। FA का मतलब ये है। सत्र के अंत में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, विद्यालय में छात्रों की अंतिम बोर्ड परीक्षा आयोजित करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर FA का जो मूल उद्देश्य है रचनात्मक आकलन का, वो अभी यहाँ पर CC कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही छात्रों की समझ का आकलन कर लेना है और फिर उसमें सुधार करने के लिए एक नियमित अंतराल के अंदर काम कर लेना है, जो कि आपको 2 महीना, 3 महीना या प्रत्येक महीना के अंतराल पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर 3-3 महीना के अंतराल पर करते थे। एक निश्चित अंतराल के अंतर पढ़ाई के दरमियान ही बच्चों में एक निश्चित समय के अंदर उसका मूल्यांकन करना, उसमें सुधार करना, ये जो है आपका FA का कार्य होता है। योगात्मक मूल्यांकन ऐसे के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट जो परीक्षा में एक निश्चित परीक्षा में जो होता है एक लंबे अंतराल लगभग 6 महीना या 12 महीना, ठीक है, 6 महीना पर एक लंबे अंतराल के बाद जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, यह सीखने के दौरान छात्रों की प्रगति को ट्रैक करता है। यह सीखने के दौरान छात्रों की प्रगति को ट्रैक करता है। इसमें शिक्षक अपनी शिक्षण विधि की शुरुआत करते हैं। एक निश्चित अवधि या सत्र के अंत सेमेस्टर बाद छात्र की उपलब्धि को मापता है। छात्र के परीक्षा के डर को दूर भगाता है, ठीक है। तो योगात्मक मूल्यांकन ऐसे के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन ऐसे जो है सबसे अधिक है कि यह एक निश्चित अवधि, देखिए C नंबर इसका जो है एक निश्चित अवधि, ठीक है, नियमित अंतराल एक निश्चित अवधि है इसका, और सत्र के अंत या सेमेस्टर के बाद, एक सेमेस्टर अभी तो 6 महीना हो गया, तो ये 6 महीना वाली बात कर लीजिए, छात्र की उपलब्धि को मापता है। ये ऐसे क्या है, छात्र की उपलब्धि को मापता है 6 महीना पर या सत्र या सेमेस्टर के अंत में होता है, ठीक है। राइट आंसर C है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का मुख्य शैक्षिक कारण क्या है। छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य देना, रटने की क्षमता को बढ़ावा देना, शिक्षकों के कार्यभार को कम करना और शिक्षण को आसान बनाना, छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना और उसमें सुधार करना, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो ISCC देखिए इसका उद्देश्य यही है कि छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना और उसमें सुधार करना, यानी छात्रों का संपूर्ण विकास को देखना और नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करना, सुधार करना, इसका मुख्य काम रह गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है
सतत मूल्यांकन के माध्यम से किसी छात्र की सीखने की कमियों का पता चलने पर शिक्षक को सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने कंटिन्यूअस एवेल्युएशन किया, एफए किया, सतत मूल्यांकन किया और इसमें छात्र को सीखने की कमियों का आपको पता चला, तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे। पहला है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग प्रदान करना, छात्र के माता पिता को बुलाकर शिकायत करना, छात्र को उसी कक्षा में रोक देना, छात्र को अधिक गृहकार्य देकर उसे दंडित करना। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे डॉक्टर को किसी रोग का पता चलता है तो इलाज शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चला कि बच्चा में जो है शिक्षण कार्य नहीं हो पाया है तो आप क्या करेंगे, आप रिमेडियल टीचिंग चलाएंगे। रिमेडियल टीचिंग मतलब जो छूटा हुआ चीज़ है उसी को उसको फिर से वर्क क्लास कराएंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें वह 3.5 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, तो कितनी दूरी अब तय करना शेष बच गया है। ठीक है, यानी रोहित का ये घर है और ये विद्यालय है, इसके बीच की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन वह 3.5 किलोमीटर जो है बस से जाता है। ठीक है, ये बस से कितना दूरी जाता है, 3.5 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ 3.5 किलोमीटर जाता है। अब कितना दूरी उसको बचता है जो पैदल जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, शेष पूछ रहा है यानी घटाव है, तो 5 में से 3.5 को आप घटा देंगे। तो ऐसे भी देखिए जनरली की जाए तो 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 हम लोग लेते हैं या 3/2 लेते हैं, ये अपने कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सिस्टम से चलिएगा, तो 5 माइनस यहाँ पर 3.1/2 है, तो 5 माइनस 3 दूनी 6, 7/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 1 का 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 1 2 2, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 और 7 एकम 7 हो गया, 10 माइनस 7 यानी 3/2 इसका आंसर होगा। 3/2 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आकृति का नाम है रेखा, रेखाखंड, किरण या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक आकृति हमारा, तो इस आकृति को देखिएगा आप सभी को। ठीक है, ये आकृति है। ठीक, इस आकृति में तीनों चीज आएंगे। अगर इस तरह की आकृति दोनों दिशाओं की ओर आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है, जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है, तो इसी को हम लोग कहेंगे रेखा। ठीक है, और यदि इसका निश्चित बिंदु, जैसे यहाँ पे इसकी दूरी निश्चित हो, निश्चित बिंदु, 2 निश्चित बिंदु जिसको होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेखाखंड। अब जो है एक रेखा से होकर के कोई एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, अगर इधर से बढ़ रहा है तो इधर एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, या इधर से चल रहा है इधर एक ही दिशा की ओर केवल आगे बढ़ रहा है, तो उसका नाम है किरण, तो आकृति में आप देख रहे हैं कि एक बिंदु से होकर एक लाइन जो सीधे आगे की ओर बढ़ते जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा किरण। ठीक है, तो किरण हो गया, राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी ये 6 है तो इधर भी 6 होगा। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग आ गया वो व्यास हो गया, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो 6 + 6 12 सेंटीमीटर, यानी तो इसका फॉर्मूला है क्या होता है, R = D/2। ठीक है, यही होता है। अब D हमको निकालना था, D बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 2R, D बराबर 2R हो जाएगा। क्लियर, चलिए x का मान बतावें, किसका मान बतावें, x का मान बतावें, आपको बताना है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं हम लोग, तो x का मान है, देखिए एक सरल रेखा पर हम कितनी भी लाइन खींच दें, एक सरल रेखा पर कितनी भी लाइन खींच दें, अगर इन सभी कोनों को जोड़ेंगे तो इसका योगफल 180 डिग्री ही हमको देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 100, इसमें देखिएगा तो ये x है तो x हो गया, फिर 2x है तो 2x हो गया, फिर 3x है तो 3x हो गया, और सबका योगफल एक सीधी या सरल रेखा पर 180 डिग्री होता है। तो 1 गो x और 2 गो x, 3 गो x और 3 गो x, तो 6 गो x हो गया, यानी 6x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब x का जब मान निकालना है तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गुना में जैसे इधर 2 × 3
बराबर में 3 गुने दूर रहता है तो सामने सामने कट जाता है। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हैं तो x बराबर हम अब क्या लिख सकते हैं, तो जो संख्या x के साथ गुना में है वो दूसरे तरफ भाग में आएगा। अगर x के साथ कोई जोड़ में रहता तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो घटाव में जाएगा। तो x के साथ 6 गुना में है इसलिए दूसरे तरफ जाएगा तो वो भाग में जाएगा, तो 180 डिग्री के नीचे जाएगा तो 180 डिग्री में 6 यानी 30 डिग्री। राइट आंसर इसका 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा, 50%, 0.05%, 70% या 0.005%। ठीक है, तो 0.5 को प्रतिशत बदला है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 10, 10 दहम कितना हो जाएगा 100 और 5 दहम कितना हो जाएगा 50। तो राइट आंसर 50% हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया, एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया और 7,000 रुपये में बेच दिया गया, तो मोबाइल पर लाभ या हानि क्या होगा। लाभ 300 रुपया, लाभ 3,000 रुपये, हानि 300 रुपया, हानि 3,000 रुपये। ठीक है, तो एक मोबाइल 10,000 में खरीदा गया मतलब क्या आपको बोल रहा है, विक्रय मूल्य। खरीदा गया है मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य, और 7,000 बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप खरीदे अधिक में है, खरीदे 10,000 में है, अब बेच दे रहे हैं 7,000 में, तो आपको क्या हो रहा है बताइए, हानि हो रहा है। और हानि कितना हो रहा है, तो 10,000 में से 7,000 घटा दीजिएगा, बचेगा 3,000 रुपये, तो हानि 3,000 हो रहा है। हानि 3,000 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसमें लीप वर्ष है, आपको बताना है कि इसमें लीप वर्ष कौन सा है, 2024, 2020, 2016 या सभी। ठीक है, तो देखिए लीप वर्ष का पता करने के लिए जिस ईयर को हम 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, यदि 4 से भाग लगाएंगे और वह पूरी कट जाता है तो वो लीप वर्ष है। ठीक है, वह लीप वर्ष है। तो 2024 में 4 से भाग लगाएंगे तो इसके लिए 4 के लिए होता है। इसके 2 अंक को हम लोग देखेंगे, 24 ये 4 से कट जा रहा है, 20 ये भी 4 से कट जा रहा है, 16 ये भी 4 से कट जा रहा है, डी यानी 2024, 2020, 2016 ये सभी लीप वर्ष हैं। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए भिन्न 84/98 का सरलतम रूप है। देखिए ये सरलतम रूप करने बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, हर बार एग्जाम में लगभग सब जगह पूछ रहा है, इसलिए सरलतम रूप करना आप अच्छा तरह से सीख लीजिएगा और इस पर आधारित और सारे प्रश्नों को बना लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, ये आपको जेटेट 2012 में भी आया था, 16 में भी आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए 84/98 का सरलतम रूप आप करना चाहिएगा। सरलतम माने छोटा रूप। तो देखिए ये पहाड़ा पर मुख्य रूप से निर्भर करेगा किनको कितना पहाड़ा आता है, किनको कितना भाग आता है। ठीक है, एक सिस्टम से हम देखेंगे तो यहाँ पर नहीं आता है तो 2 से चलिएगा, तो 2 से ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 चौके 8 और 2 नवा 18। अब देखिएगा यहाँ पर तो 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना से कटेगा, 7 से कट रहा है, तो 7 के पहाड़ा में 7×6 42 आ जा रहा है और 7 के पहाड़ा में 7×7 49 आ जा रहा है, यानी ऊपर 6 बच रहा है, नीचे 7। अभी किसी से नहीं कटेगा, तो राइट आंसर 6/7 होगा। 6/7 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभियान में कौन सा उपसर्ग है, अ, ऐ, अभि या अभिन। ठीक है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए आपको क्या करना है, इसको संधि विच्छेद वाले कीजिए। तो अभियान को हम लिख सकते हैं अभिजोड़यान, अभिजोड़यान। प्लस के जो पहले है वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा है कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। अभी किस में है, सी में है, तो राइट आंसर सी होगा। पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है, खूब पानी निकलना, जलमग्न होना, बहुत अधिक शर्मिंदा होना, कोई नहीं। पानी पानी होना मतलब बहुत अधिक शर्मिंदा होना, लज्जित होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। ठीक है, त्रिलोचन या त्रिनेत्र एक ही चीज़ होता है। त्रिलोचन मतलब 3 लोचन वाला या आँख वाला, जिसको हम लोग शंकर भगवान के सेंस में कहते हैं, विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए इसको आप बहुब्रीहि समास में लेके जाइएगा। पवन का संधि विच्छेद है, पो जोड़न, पौ जोड़क, पे जोड़वन या कोई नहीं। पवन का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ अन। क्या होता है, पो जोड़ अन। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें कौन भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, मित्रता, बुढ़ापा, मीठा या सभी। ठीक है, तो मित्रता से भी देखिए भाववाचक संज्ञा होता है, बुढ़ापा भी जो है यहाँ पर अवस्था बता रहा है भाववाचक संज्ञा, मीठा जो है वो स्वाद बता रहा है भाववाचक संज्ञा, ये सारी चीज़ आएगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
राम पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण शब्द कौन है आपको बताना है। ठीक है, राम है, पढ़ना है, अच्छा है या कोई नहीं। ठीक, राम पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण कौन है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो राम पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण कौन है, तो विशेषण इसमें जो हो जाएगा आपका अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, देखिए जब भी आप प्रश्न देखिएगा नहीं वाला बहुत ज़्यादा फोकस कर देता है और नहीं पर आप ध्यान नहीं देते हैं और सीधे देखते हैं उसका आंसर। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन समीर या मरुत जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स या छ। ठीक है, तो देखिए ऊष्म व्यंजन जिसमें बोलते समय ऊष्मा जो है मुंह से निकलते उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में हम लोग जानते हैं तालब सा, दंत सा और ह आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों को याद रखेगा। तो तालब सा भी ऊष्म व्यंजन है, दंत सा भी ऊष्म व्यंजन है और छ तरह जो होता है ये संयुक्त व्यंजन में आता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, जो नहीं है। ठीक है, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है आपको बताना है। ठीक है, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है आपको बताना है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा कुछ कर गुजर सकता है, बहुत अच्छा चीज़ कर सकता है, उसमें बहुत अच्छी सोच ला सकता है, बहुत ख़राब सोच भी ला सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चा पर निर्भर करेगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में बच्चा करता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। तो आप देखते हैं बच्चा को छोटा छोटा 3 पहिया जो होता है वो हम लोग शैशवा अवस्था में ही ये कार्य बच्चा कर रहा होता है। जैसे 2 से 3 साल का होता है तो उसको हम लोग 3 पहिया जो ले देते हैं और वो चलाता है, और छोटे छोटे 3 पहिए वाक्य को, तो ये शैशवा अवस्था में चला जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बालक निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं, वीडियोरोपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या कोई नहीं। तो प्राथमिक विद्यालय जो बच्चे होते हैं वे अपने द्वारा किया गया कार्य को बहुत अच्छा मानते हैं, यानी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालय के लिए अच्छा होता है। एलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार। तो बच्चा पढ़ता क्या है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य साबुन, उसको पढ़ता है लुक्स। तो ये पढ़ने में गलती कर रहा है, इसे लेक्सिया, लक्ष्य से लेक्सिया याद रखिएगा और लक्ष्य में याद रखिएगा बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, तो ये पढ़ना मतलब पठन विकार है। तो लेक्सिया आ गया, लेक्सिया जैसे आएगा तो आप पठन विकार में लेके जाइएगा। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली, सामान्य, प्रखर या कोई नहीं। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच हम लोग मानते हैं तो वो कैसा है, सामान्य है। अगर 110 से 120 तक जा रहा है तो वो तीव्र बुद्धि का है। अगर 120 से ऊपर जा रहा है तो वो प्रखर बुद्धि का है। किस बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रखर बुद्धि हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो खेल की आयु जो है आपको बाल्यावस्था को खेल की आयु के नाम से हम लोग जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे, पृथ्वी का आंतरिक भाग या बायोमास। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। सभी जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य स्रोत होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किसे कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए शाकाहारी जीव को, मांसाहारी जीव को, हरे पौधों को या अपघटक को। तो देखिए सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक। तो सभी हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हम लोग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है आपको बताना है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय। जो हमारा खाद्य श्रृंखला होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा की ओर होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है,
तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव जो होते हैं वो किस स्तर पर आते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव आपका जो है यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्लियर? तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, वन जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1972, 1980, 1986, 1992। तो वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में लागू किया गया। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। उस घन का आयतन क्या होगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब या कोई नहीं। ठीक है, तो घन की एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो गया। 1 मिनट 45 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट 45 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? 104 सेकेंड, 106 सेकेंड, 107 सेकेंड या कोई नहीं। क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट 40 सेकेंड है, तो 1 मिनट 40 सेकेंड में कितना सेकेंड? यानी मिनट को हमको चेंज करना होगा सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 60 सेकेंड, और फिर 45 है तो प्लस 45 इसमें जोड़ लीजिएगा। 60 और 45 होता है 105 सेकेंड। 105 सेकेंड किस में है देख लीजिए, तो 104 है, 106, 107, 105 नहीं है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, 8 केजी दाल तोलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट का प्रयोग करेगा? बाट मीन्स बटखारा का प्रयोग करेगा। 5 केजी और 3 केजी, 3 केजी का बटखारा नहीं है। 6 केजी और 2 केजी, 6 केजी का बटखारा नहीं है। 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी, बिल्कुल सही है। 5 केजी का भी बटखारा, 2 केजी और 1 केजी जब रखेगा, पहले 5 केजी का, फिर उसके ऊपर 2 केजी का, फिर उसके ऊपर 1 केजी का, तब जाकर के ये 8 केजी का भार तोल पाएगा। ठीक है, 2 संख्या का मौसम 25 है तथा लौसत 60 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि पहली संख्या 20 है। 70, 75, 80 या 95 क्या होगा? ठीक है, देखिए इसका सूत्र जो है आप जानते होंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM, ये नियम है। तो इसमें देखिए पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या को हम वाट मान लिए, और HCF कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। ठीक है, वाट बराबर क्या होगा? तो वाट बराबर जब हम करेंगे तो ये जो 20 इसके साथ गुना में वो भाग में जाएगा, तो भाग में किधर जाएगा? दाहिने तरफ जाएगा। तो 25 गुने 60 और बट्टे हो जाएगा 20। 20 दिया कितना हो जाएगा? 60, और 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। तो राइट आंसर इसका 75 होगा, बी होगा। एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या बतावें। एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या बतावें। 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, कोई नहीं। ठीक है, तो वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर, जैसे एक वृत्त है, ये बीचों बीच जो गुजरता है केंद्र से उसका व्यास कहता है, ये 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 42 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो इधर भी 21 होगा, इधर भी 21 होगा, 21 सेंटीमीटर राइट आंसर। y का मान क्या होगा आपको बताना है। इस फिगर को देख के बताइए y का मान क्या होगा। ये फिगर वाले प्रश्न इस प्रकार के एगो आपके एग्जाम में 100% रहेगा, इसलिए इसको और भी अपने किताब जैसे RT जैक किताब में बहुत सारा प्रश्न दिया है, वहाँ से जा करके आप लोग इसको क्लियर और भी हो लीजिएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप सभी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आपको मतलब रखता है कि आपने कम पढ़ा और अधिक प्रश्न आया, वो कहाँ से होगा? तो वो आपको JCRT जैक के किताब से होगा। वहाँ पर आप एक एग्जाम्पल सबका बना लीजिए, और JCRT जैक के किताब का आपको एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है तो देखिए हम यहाँ पर 100% आपको JCRT जैक के किताब का सब प्रश्न करवा रहे हैं बारी बारी से, इसलिए आप सभी जुड़ जाइए। अभी भी परीक्षा में समय है, परीक्षा तो बहुत नज़दीक है, लेकिन जिस तरह का ये कोर्स आपको हम बनाए हैं, आप 10 दिन भी इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको समझिए यहाँ से 100% जो है प्रश्न आएगा ही आएगा, और यहाँ से आप तैयारी करके जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को यहाँ से जितना भी PDF नोट्स है सभी सब्जेक्ट का बन के तैयार है, आप सभी लेकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, y का मान क्या होगा? तो देखिए इस तरह का जब कोण बनता है तो इसको, ये दोनों को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा।
तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो 50 डिग्री होगा। क्लियर। तो 50 डिग्री किस में, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। 3, 4, 5, 6, 7 की माध्यिका क्या है? 3 है, 4 है, 5 है या 7 है। ठीक है, देखिए माध्यिका, माध्य और बहुलक, इसकी बात एक तो जरूर है कि आपके एग्जाम में, लेकिन माध्यिका की जब बात आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको बढ़ते क्रम में सजाना है अंक को। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। उसके बाद देखना है कि बीच में कौन सा अंक आएगा। तो बीच में कौन आएगा, तो देखिए इसको गिनिएगा, डिजिट सम है या विषम है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 को डिजिट दिया हुआ, यानी ये विषम है। विषम है तो क्या कीजिएगा, सबसे बीच वाला अंक को चयन कीजिए, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो सबसे बीच इसमें कौन आ रहा है, तो इधर से 2 घटाएगी, इधर से 2 घटाएगी, तब ये बीच में बच रहा है, बीच में 5 है, इसलिए इसकी माध्यिका 5 होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 7, 16, 25, 34 का अगला अंक क्या होगा? 7, 16, 25, 34 का अगला अंक क्या होगा? 42, 43, 48 या कोई नहीं। ठीक है, तो 7, 16, 7 में कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहे हैं तो 16, फिर 16 में 9 जोड़ रहे हैं तो 25, 25 में 9 जोड़ रहे हैं तो 34, 34 में अब 9 जोड़ेंगे तो 43 होगा। यानी राइट आंसर 43 होगा। 43 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। क्लियर। श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, सर्वनाम का नाम बताइए। ठीक है, श्याम तो यहाँ पे संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है, जाना यहाँ पर वर्ब है, वह पढ़ने में, वह यहाँ पे, वह जो है यहाँ पे सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो श्याम के बदले में यहाँ पर वह आया है, तो वह जो है सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम का ही नाम पूछा था कि सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम इसमें वह है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्राकृतिक का विलोम शब्द है प्रकृति, खुशी, कृत्रिम या सभी। ठीक है, प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिलती है, कृत्रिम जो हम मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बताना है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान से हो सके कि एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले क ध्वनि को हम देखेंगे, तो क ध्वनि में क ख ग घ अंग। ठीक है, तो क ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पे कंठ होगा। इसमें 4 गो का, क का, ख का, ग का और घ का, अंग का नासिक होता है, ये अलग होता है। ठीक है, ये 4 गो याद रखिएगा, क का, ख का, ग का, घ का, ये कंठ है। ठीक है, फिर च ध्वनि, च छ ज तालु है, फिर त ध्वनि ट त मूर्धा है। ठीक है, तो कंठ, तालु, मूर्धा, उसके बाद नीचे त थ दंत है, अब प फ ब भ म में प फ ब भ, ये 4 गो हुआ, ये ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है, याद रखिएगा। प ध्वनि यानी प में, तो प का भी ओष्ठ होगा, फ का भी ओष्ठ होगा, ब का भी ओष्ठ होगा, भ का भी ओष्ठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो गया। रमन साइकिल से विद्यालय जाता है, कारक का नाम बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। ठीक है, रमन साइकिल से विद्यालय जाता है। देखिए यहाँ पर से आया है कारक का चिन्ह, तो ये 2 के लिए होता है, एक अपादान के लिए भी से होता है और एक करण के लिए भी से होता है, दोनों को समझ लीजिएगा। अपादान में कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, जैसे पेड़ है, इसमें पत्ते लगे हुए थे, अब पेड़ से एक पत्ता गिर गया, तो पेड़ से पत्ता गिरना यानी पेड़ से पत्ता अलग होना, ये इसके लिए से आ रहा है, तो ये अपादान कारक है। लेकिन अगर हो रहा है कि वह साइकिल से बाजार गया, तो यहाँ पर साइकिल जो है से जो है साधन का काम कर रहा है, तो जिसमें से लगे कि किसी साधन से वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप करण कारक ले लीजिएगा। ठीक है, सीता मोबाइल से पढ़ रही है, तो पढ़ने का साधन मोबाइल है, इसलिए यहाँ से का प्रयोग करण कारक के रूप में हुआ। राम पेन से लिख रहा है, लिखने का साधन पेन है, इसलिए यहाँ पर से का प्रयोग जो है करण कारक के रूप में आया है, याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेली हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में जुड़ करके टेस्ट लगा सकते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आपकी परीक्षा अक्टूबर में होने वाली है, इसलिए आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा, और जितना जुड़िएगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।